अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान उस्मान अहमद आपकी पसंदीदा चैनल BSE लर्निंग में आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट लेक्चर है जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो के अंदर शेयर किया था। इसमें एक तो डेमॉन्स्ट्रेशन printf स्टेटमेंट की थी और दूसरी जो डेमॉन्स्ट्रेशन है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन और उनको वैल्यूज असाइन करने की थी। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं पिछले लेक्चर का और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि printf की और जो इसका सेकंड फॉर्म है printf की, उसको हमने आज इस्तेमाल करना है। एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था printf का जो कि आपकी स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो printf स्टेटमेंट है वो हमसे एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेती है। इसके और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो यही था कि printf स्टेटमेंट के अंदर हम एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट उसको देते हैं और वो स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर दिया जाता है। लास्ट लेक्चर में जो मेरे पास सी लैंग्वेज का कोड था वो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर एंटर किया जाता है। डबल कोट्स के बगैर जो स्ट्रिंग इनपुट नहीं हो सकता। लिहाजा यहाँ पर जो आपको ब्लू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये डेव C++ जो है वो इसको ब्लू कलर में कर देता है। जो भी हम स्ट्रिंग इसको पास करेंगे वो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें अगर आप देखें तो जो पहली स्टेटमेंट है उसमें सी लैंग्वेज लिखा हुआ है और उसके बाद आपको एक स्लैश नजर आ रहा है, \n लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो \n है, ये जो बैकस्लैश है इसको एस्केप करैक्टर का नाम दिया जाता है। एस्केप करैक्टर का मतलब ये है कि ये करैक्टर हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट आउट नहीं किया जाएगा। और जो /n, जो स्लैश के आगे जो n हम लिखते हैं, n स्टैंड फॉर न्यू लाइन है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें जो /n लिखा हुआ है, बैकस्लैश का मतलब ये कि ये एस्केप करैक्टर है, ये स्क्रीन पे प्रिंट आउट नहीं होगा। और n जो है वो चूंकि बैकस्लैश के साथ लिखा हुआ है, तो एस्केप करैक्टर के साथ लिखने वाले तमाम सिंबल्स स्क्रीन पे प्रिंट आउट नहीं करवाए जाएंगे। सो जो \n है ये अपना इफेक्ट बस जो वो कंसोल पे छोड़ देगा और वो इफेक्ट यही होगा कि जो कुछ लिखा गया है वो न्यू लाइन पर जो वो चला जाए। एक्चुअली होता यूं है कि जो \n है वो कर्सर की पोजीशन चेंज कर देता है और वो पिछली लाइन से नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर कर देता है। लिहाजा जो भी स्ट्रिंग उसको आगे मिलता है वो फिर न्यू लाइन पे चला जाता है। तो इसमें जो आउटपुट हमें मिलेगी वो माय रोल नंबर इज 007, वो न्यू लाइन पे हमें मिलेगी और वो जस्ट इसलिए क्योंकि इससे पहले \n उसको मिल गया। उसके बाद आप सेकंड जो printf स्टेटमेंट है उसमें अगर आप देख लें तो उसमें लिखा हुआ है, अगेन स्टार्टिंग पे जो लिख दिया गया है \n और उसके बाद लिखा गया int। तो इसमें जो \n है वो तो प्रिंट आउट नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एस्केप करैक्टर है और जो n है बेसिकली इस n को एस्केप सीक्वेंस का नाम दिया जाता है। ये इस पे भी हमारा एक लेक्चर होगा, उसमें हम मुख्तलिफ जो एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। तो हर जो सीक्वेंस है उसका डिफरेंट जो वो हमारे पास कंसोल पे उसका जो इफेक्ट है वो हमें नजर आएगा। लिहाजा यहाँ पर हम सिर्फ एक जो एस्केप सीक्वेंस पे जो फोकस कर रहे हैं और वो है \n। सो \n न्यू लाइन पर कर्सर को जो वो प्लेस करेगा और उसके बाद फिर int यानी जो int है ये चूंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, सो जो कंपाइलर है वो स्ट्रिंग को यहाँ पर एज ए करैक्टर जो वो डील करता है। कंपाइलर हैंडल द स्ट्रिंग एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स। कंपाइलर को यहाँ पर इस चीज का इल्म नहीं है कि int जो है वो एक डाटा टाइप है। आप डबल कोट्स के अंदर अपना स्ट्रिंग जैसे मर्जी लिख सकते हैं, उसे कैपिटल भी लिख सकते हैं, उसे स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो इट डज नॉट मैटर कि ये कोई डाटा टाइप है या ये कोई कीवर्ड है। डबल कोट्स के अंदर जब वो स्ट्रिंग बन जाता है तो स्ट्रिंग कंपाइलर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर जो वो डील करता है उसको। तो अगर आप वहां पर नंबर भी लिखते हैं तो वो एज ए करैक्टर ही उसको डील करेगा। लिहाजा यहाँ पर int का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये int लिखा हुआ है, यहाँ पर वो इसको सिंगल करैक्टर जो वो डील कर रहा होता है। लिहाजा जो हम रीड करते हुए इसको int पढ़ते हैं, एक्चुअली कंपाइलर इसको i पढ़ता है, फिर n पढ़ता है, फिर t पढ़ता है। तो इसको कमांड नहीं जो वो समझता, वो इसको जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर जो वो समझता है। इसीलिए आप अगर इस स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस एंटर करेंगे तो वो स्पेसिस भी एज इट इज ही जो आपको स्क्रीन पे मिलेंगे कंसोल पे।
जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है, क्योंकि कंपाइलर हर स्पेस को एज ए कैरेक्टर जो वो डील कर रहा है, लिहाजा हम जो कुछ यहाँ पर लिखेंगे वो सारा कुछ एज ए कैरेक्टर ही जो वो डील किया जाएगा। लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि इन्वर्टेड कामास स्टार्ट हुए और वो एंड होने चाहिए। इन्वर्टेड कामास हम यहाँ पर 2 से ज़ायद बार अगर लिखना चाहें तो उसका भी तरीकाकार कुछ और होगा। उसके लिए हम जो जब एस्केप सीक्वेंस का लेक्चर जो मैं आपको दूंगा जब लेक्चर, तो फिर उसमें जो आपको पता चलेगा कि डबल कोट्स आपने अगर स्क्रीन पे प्रिंट करवाने तो वो कैसे करवाने। लिहाजा जो स्ट्रिंग के जो डबल कोट्स हैं, एक तो वो नहीं प्रिंट होंगे स्क्रीन पे, और दूसरा जो हमारे पास एस्केप कैरेक्टर है, जो एस्केप सीक्वेंस है, ये वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि स्क्रीन पे प्रिंट आउट नहीं होंगे। सो यहाँ पर ये जो लाइन है इंट इज अ डेटा टाइप, ये एज इट इज आएगी और उसके बाद फिर बैकस्लैश n मिल गया तो कर्सर यहाँ से दोबारा न्यू लाइन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन सी लैंग्वेज ये आपको न्यू लाइन पे मिलेगा इसका रिजल्ट। जबकि जो थर्ड लाइन है जिसमें के लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू एन इंटीजर मेमोरी लोकेशन, तो ये भी आपको न्यू लाइन पर ही मिलेगी। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर जो सेट कर दी हुई है कि जो बैकस्लैश है वो चूंकि एस्केप कैरेक्टर है इसलिए ये तो प्रिंट नहीं होगा कंसोल पे, और जो एन है वो कर्सर की पोजीशन न्यू लाइन पे सेट कर देते हैं। लिहाजा जो कुछ हम प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं वो सारा कुछ स्क्रीन पे हमें नजर आ जाता है। तो अब हम चलते हैं प्रिंट एफ के सेकंड फॉर्मेट की तरफ कि आपने किस तरह से जो इसको लेके आगे चलना है, इसके जो फर्दर जो फॉर्मेट्स हैं वो हमने किस तरह से देने हैं। एक फॉर्मेट देखें, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि प्रिंट एफ के अंदर आप स्ट्रिंग जो भी इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट आउट किया जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं जो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में शेयर किए थे। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि ये वेरिएबल डेक्लेरेशन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, और फिर साथ में जो हमने कुछ वेरिएबल असाइनमेंट्स भी यहाँ पर की हुई हैं। लिहाजा अब अगर हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के लिए हमें अगेन प्रिंट एफ की स्टेटमेंट ही इस्तेमाल करनी होगी, लेकिन वो जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है वो इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। अगर मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना चाहूं तो उसके लिए भी हमें प्रिंट एफ ही यूज करना पड़ेगा। देखें व्यूअर्स, मैं इसको पहले कंपाइल करता हूं 1 टाइम ताकि आपको पता चले कि ये जितने भी हमने वेरिएबल्स यहाँ पर लिए हैं इनमें से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ प्रिंट आउट नहीं हो रही। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना और उसको वैल्यू साइन कर देना, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो स्क्रीन पे वैल्यू भी प्रिंट आउट होगी उसकी। जब तक हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज नहीं करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यूज स्क्रीन पे प्रिंट आउट नहीं होंगी। बेसिकली जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो हमारा आउटपुट फंक्शन है, और कोई भी अगर आप इस स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आपको ये प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो सिंपल अगर आप स्ट्रिंग कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हैं तो ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास प्रिंट एफ का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वो फॉर्मेट क्या चेंज होता है? वो चेंज ये होता है कि आपने अपने वेरिएबल का नाम इन्वर्टेड कामास से बाहर लिखना है। इन्वर्टेड कामास के अंदर आपने अगर वेरिएबल का नाम लिखा, सपोज जैसे यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है स्टूडेंट मार्क्स, तो मैं अगर यही यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर देता हूं तो व्यूअर्स बात यह है कि ये चूंकि इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा गया है इसलिए ये एक स्ट्रिंग है। कंपाइलर इसको एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर डील करेगा, वो इसको एज ए वेरिएबल नेम के तौर पर डील नहीं करेगा। और जैसे भी मैंने यहाँ पर लिखा ये एज इट इज हमें स्क्रीन पर प्रिंट आउट हुआ देखें ये मिल रहा है। जबकि मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट आउट करना चाहता हूं। सो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट आउट अगर करना चाहते हैं तो आपने इसको कहां लिखना है? इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखना है। हमेशा जो हमारा स्ट्रिंग है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है और जो वेरिएबल का नाम होता है वो इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा जाता है। अब यहाँ पर चूंकि ये स्ट्रिंग है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल एज इट इज लिखूं जैसे मेरा वेरिएबल का नाम है। मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट मार्क्स इज
मैं अपना एक स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, ये स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पे आएगा, जबकि ये जो है ये इस वेरिएबल की वैल्यू को रेफर कर रहा है जो कि 758 है। तो यहाँ पर 758 प्रिंट आउट होना चाहिए, लेकिन जस्ट इतना लिखने से भी वेरिएबल की वैल्यू printf जो प्रिंट आउट नहीं करता। इसके लिए जरूरी है जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो हमारे पास जितनी भी टाइप के वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की एक फॉर्मेट होती है, एक डेटा टाइप होती है कि ये मेमोरी के अंदर किस फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है। जो भी उसकी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यानी जो उसकी डेटा टाइप है उसके अगेंस्ट जो भी उसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर मेंशन करना पड़ता है। सपोज जैसे हमारे पास इंटीजर मेमोरी लोकेशंस हैं, उन तमाम इंटीजर मेमोरी लोकेशंस के लिए जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं वो है %d। परसेंटेज इसके अंदर समझ लें कि ये स्पेशल कैरेक्टर है जो कि फॉर्मेट सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो d है वो ये शो करता है कि डेटा किस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट आउट किया जाएगा। इंटीजर अगर आपने मेमोरी लोकेशन ली है तो उस इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम d का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जो d है d से वैसे तो डेसिमल ही बनता है, तो ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहां पर इस्तेमाल होगा फॉर इंट। इसी तरह से हमारे पास जो फर्दर जो डेटा टाइप्स हैं लाइक जैसे फ्लोट है तो उसके लिए हम %f यूज करेंगे। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये एस्केप कैरेक्टर है वैसे ही जो परसेंटेज है ये भी स्पेशल सिंबल है जो कि प्रिंट नहीं करवाया जाएगा, जबकि d बेसिकली ये बताता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को इस d की जगह पर इंटीजर फॉर्म के अंदर प्रिंट आउट करवाना है। तो मैं अगर इतना यहाँ पर लिख के इसको रन करता हूं तो देखें यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है स्टूडेंट मार्क्स इज 758। अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो जो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल है कि स्टूडेंट मार्क्स इज तो वैसे का वैसे ही आ गया और %d की जगह पर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट आउट हो गई है। अब देखते हैं कि क्या printf के अंदर हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए वंस अगेन आपको printf का फंक्शन लिखना है और इसमें आपको बताना है कि आप किस किस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट आउट करना चाहते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने ये जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, इनकी वैल्यूज को प्रिंट आउट करना है तो मैं पहले तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लिख देता हूँ। ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। तो व्यूअर्स मैंने आपको ये बताया कि जो %d है वो हमारे एक वेरिएबल की फॉर्मेट को जो वो सेट कर रहा है यहाँ पर कि इस वेरिएबल की वैल्यू को इस जगह पर मैंने इस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट आउट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास हैं 3 वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है कि मुझे 3 टाइम यहाँ पर %d लिखना पड़ेगा। जो नंबर 1 वेरिएबल है वो पहले %d की जगह पर प्रिंट आउट करवाया जाएगा, नंबर 2 जो है वो सेकंड %d की जगह पर और नंबर जो 3 है वो थर्ड %d की जगह पर प्रिंट आउट करवा दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास नहीं करता तो इन वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट आउट होनी है। देखिए मैंने रन किया है तो इसी सीक्वेंस के साथ 1, 2 और 3 वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट आउट कर दी गई हैं। अगर मैं इस कंसोल पे इन वेरिएबल्स के नाम भी प्रिंट आउट करना चाहता हूँ तो फिर मुझे ये स्ट्रिंग के अंदर लिखने पड़ेंगे। लाइक जैसे मैं यहाँ पर नंबर 1 इक्वल लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ नंबर 2 इक्वल और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 3 इक्वल। तो देखिए मैं जब इसको रन करता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे ये एज इट इज अपनी जो मेरी आउटपुट है वो यहाँ पर शो करवाई जा रही है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और भी चेंज करता हूँ, जरूरी नहीं है आप इक्वल ही यूज करें। नंबर 3 इज का कीवर्ड, इज का जो वर्ड है
वो मैं यूज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। यानी स्ट्रिंग है हमारे पास, ये स्ट्रिंग में आप जो मर्जी लिखें वो एज इट इज जो स्क्रीन पे हमारी वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि अगर मैं यहाँ पर नंबर 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर नंबर 1 लिख देता हूँ तो कंपाइलर ने हमेशा इस चीज को देखना है। कंपाइलर को इस चीज का नहीं आइडिया कि यहाँ आपने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये स्ट्रिंग है, वो इसको एज ए करैक्टर डील करता है। अब होगा क्या कि नंबर 2 की वैल्यू यहाँ पर जाएगी और नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पर जाएगी। ये देखें, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 45 है, लेकिन वो नंबर 2 की जगह आ रहा है, क्योंकि मैंने नंबर 2 को जो वो यहाँ पर प्लेस कर दिया है और नंबर 1 को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, लिहाजा नंबर 2 की वैल्यू इसके आगे आ रही है। लिहाजा ये बात आपने याद रखनी है कि जो आउटपुट है हमारी वो हमने खुद बनानी है। मैं अगर यहाँ पर 3 टाइम नंबर 2 ही लिख देता हूँ तो मुझे 3 टाइम नंबर 2 की वैल्यू ही मिलनी है, मुझे यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू नहीं मिलनी। यानी जो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर पास करेंगे कंपाइलर ने वो एग्जीक्यूट करनी, ये तो हमने लिखी है। जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे ये चेंज नहीं होगी। लिहाजा बी केयरफुल कि आप यहाँ पर किस वैल्यू को किस सीक्वेंस के साथ प्रिंट आउट करना चाहते हैं। जैसे भी प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो आप वैसे ही उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, और जो सीक्वेंस आप देंगे उसी सीक्वेंस के साथ हमारी वैल्यूज प्रिंट आउट होंगी। आप यहाँ यूं भी कर सकते हैं कि आप अगर नंबर 3 के बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज का सम भी प्रिंट आउट हो, मैं यहाँ पर लिखता हूं एंड सम ऑफ 3 नंबर्स इज %d। तो देखें ये मेरे पास पहला वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, ये तीसरा हो गया और चौथा ये उनका सम है। लिहाजा मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर अगेन कॉमन लगा के नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 ऐड कर देता हूं। तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर इस ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करता है। हमारे पास एक लेक्चर ये भी आएगा कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो कौन कौन से ऑपरेटर्स ऑपरेट कर सकता है। तो ये जो प्लस का जो सिंबल है वो बेसिकली वो उसको एज ए एडिशन जो वो लेता है। तो तीनों की वैल्यूज यहाँ पर ऐड करके तो इस %d की जगह पर प्रिंट आउट कर दी जाएंगे। ये देखें मैंने इसको रन किया तो उसी हिसाब से उसने हमें जो हमारा रिजल्ट था वो यहाँ पर शो करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर /n लगा लेता हूँ एंड के बाद तो क्या हो जाएगा, जो कुछ हमने यहाँ पर लिखा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। ये देखिए, लिहाजा हम जैसे जैसे printf का फॉर्मेट सेट करते जाते हैं वैसे वैसे हमें उसकी आउटपुट मिलती चली जाती है। इसी तरह से printf में मैं फ्लोट वैल्यूज को प्रिंट आउट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं, जिस तरह से यहां पर मैंने %d को एंड पे लिखा है तो यहां पर इसकी वैल्यू प्रिंट आउट हुई है। अगर यही %d मैं स्टार्ट पे लिख दूंगा तो स्टार्ट पे इसकी वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। अगर दरमियान में लिख दूंगा तो दरमियान में इसकी वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। यहां पर मैं /n के फौरन बाद %f लिखता हूं क्योंकि जो पाई और एवरेज की वैल्यूज हैं वो फ्लोट हैं। सो फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम %f का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। तो मैं कहता हूं कि %f इज द वैल्यू ऑफ पाई। यहां देखें मैंने p भी कैपिटल लिखा और i भी कैपिटल लिखा क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग है, लेकिन वेरिएबल का नाम जब मैंने देना है तो मैंने वो स्मॉल लेटर्स में यहां लिखा था तो स्मॉल लेटर में ही यहां पर देना है। अगर यहां मैं वेरिएबल का नाम कैपिटल लिखूंगा तो कंपाइलर एरर देगा और वो कहेगा कि ये जो PI है ये आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। लिहाजा मुझे चूंकि मैंने यहाँ पर PI स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया है इसलिए मैं यहाँ पर PI स्मॉल ही लिखूंगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जैसे आपने वेरिएबल का नाम लिखना है वैसे ही आपने उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रिंग होता है, उसको नहीं पता कि ये मैं एक्चुअली वेरिएबल का नाम लिखना चाह रहा हूं, वो इसको एज ए कैरेक्टर ही डील करता है। सो इसी तरह से मैं अगेन printf के अंदर मैं लिख देता हूं
स्टूडेंट एवरेज इज परसेंटेज एफ, देन उसके बाद में एवरेज का वेरिएबल लिख देता हूं। याद रखें व्यूअर्स, इसमें अगर आपके वेरिएबल की स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो कंपाइलर हमें एरर मैसेज जनरेट करेगा, वो हमें एरर मैसेज देगा। और वो मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर जो अंडरस्कोर है वो मैं खत्म कर देता हूँ, तो अब उसने मुझे ये एरर मैसेज दिया है। अगर आप ये पढ़ें तो वो कहता है स्टूडेंट मार्क्स डिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। वो कहता है कि जो स्टूडेंट मार्क्स है वो अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ तो मुझे यहाँ से अंडरस्कोर हटाना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगाऊंगा तो मुझे इनकी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट आउट हुई मिलेंगी। तो यहाँ पर देखें हमें यहाँ पर वो तमाम वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट आउट हुई नजर आ रही हैं। देखें पाई की वैल्यू जो हो यहाँ पर अगरचे मैंने 3.14 लिखा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जो डिजिट्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, एक लेक्चर हम इस पे भी जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं उनको आपने किस तरह से हैंडल करना है। तो अब मेरे ख्याल में आपको पता चल जाना चाहिए कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है printf के अंदर, वो हम जहां पे मेंशन करेंगे वहीं पर हमारे वेरिएबल की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है करैक्टर के लिए। जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट ग्रेड इज, चूंकि ग्रेड का मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक सिंगल करैक्टर जो वो हमसे डिमांड करता है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने ग्रेड में जो वैल्यू सेट की है कि नहीं की। गालिबन हमने इसके अंदर वैल्यूज सेट नहीं की, तो मैं यहाँ पर ग्रेड की वैल्यू सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेड इक्वल्स टू ए ग्रेड। जो सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए उनके वैल्यूज असाइन करने के लिए हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं, और जब जो हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं उनको वैल्यू असाइन करने के लिए हम एक से जो डबल कोट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें n एक वेरिएबल लिया गया जिसके अंदर 12 कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। तो अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स हैं। तो 9 या 10 कैरेक्टर्स जो इसके अंदर स्टोर होंगे, बाकी जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर खाली छोड़ दिए जाएंगे। लिहाजा जो स्ट्रिंग होगा उसको स्टोर करने के लिए हम डबल कोट्स यूज करेंगे, और जो सिंपल हमारा एक कैरेक्टर होगा उसको स्टोर करने के लिए हम सिंगल कोट्स इस्तेमाल करेंगे। चूंकि यहाँ पर मैंने ग्रेड के साथ लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन नहीं किए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। जबकि यहाँ पर n के अंदर मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर मेंशन कर दिए, तो n एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेरे 12 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। तो कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए हम %c का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, जबकि मैं यहां लिखता हूं स्ट्रिंग वैल्यू इज %s, और फिर उसके बाद n का जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पर आपने लेंथ नहीं बतानी, लेंथ जस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त बताई जाती है। यहाँ पर आपने लेंथ मेंशन नहीं करनी, यहाँ जस्ट आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। सो n की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट आउट कर दी जाएगी। अब हमने इसको रन किया है, तो रन करने के बाद ये देखें जो कुछ हमने यहाँ पर लिखा वो एज इट इज जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये हमारे कैरेक्टर की वैल्यू है, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये हमारी फ्लोट वैल्यूज हैं, और ये इंटीजर वैल्यूज हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपने इन नंबर्स को जमा करना है तो जमा करने के लिए आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर printf का फंक्शन अगेन इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाई की वैल्यू और यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर हैं, इन दोनों वैल्यूज को नंबर 1 और ये जो पाई की वैल्यू है ये आपस में ऐड हो जाए। पहले तो मैं पाई की वैल्यू एडिशन ऑफ पाई एंड एवरेज लिखता हूं, और उसके बाद मैं यहाँ पर %f मेंशन कर देता हूं,
क्योंकि ये दोनों फ्लोट वैल्यूज हैं, लिहाजा इनका एडिशन भी हमें फ्लोट में ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पाई प्लस ए बी जी लिख देता हूँ। हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर प्रिंट आउट हो जाएगी। और दूसरी मैं जो यहाँ पर लाइन फीड करता हूँ वो लाइन ये है कि एडिशन, या मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर 1 एंड पाई, कि पाई की और नंबर 1 की जो सब्ट्रैक्शन है उसका रिजल्ट क्या आता है इज। अब आपको पता है चूंकि ये पॉइंट में वैल्यू है तो इसमें से जब ये पॉइंट वाली वैल्यू माइनस की जाएगी तो जवाब हमें पॉइंट में मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पर परसेंटेज एफ लगा दिया। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं नंबर 1 माइनस पाई। तो हम इसको पहले रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं तो ये देखें, ये जो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिला है, बेसिकली ये जो सिंबल है ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये सिंबल जी वाला है। ये सिंबल माइनस ना इसको समझिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि एम्बिग्युइटी क्रिएट हो रही है, ऐसे वो ऐसे लग रहा है जैसे माइनस में दे रहा है। तो देखिए उसने एवरेज और जो परसेंटेज जो यहाँ पर पाई की वैल्यू थी उन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद उसने बताया कि 81 पॉइंट समथिंग ये रिजल्ट है। और सब्ट्रैक्शन में उसने क्या किया है कि उसने यहाँ पर ये हमारे पास नंबर 1 में 45 था और 45 में से उसने पाई की वैल्यू जो वो माइनस कर दी है 3.14, और जो जवाब आया वो यहाँ पर हमें सामने नजर आ रहा है। तो इस तरह से व्यूअर्स हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन उसको दे सकते हैं। सी का कंपाइलर उस एक्सप्रेशन को प्रिंटएफ के अंदर डायरेक्टली कंपाइल कर सकता है। अब जो लास्ट जो हमारे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर पाई की और एवरेज की जगह पर ये जो मैंने पी आई लिखा और ईवीजी लिखा है, मैं अगर इनकी जगह पर इस पाई की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना चाहूँ या इस ईवीजी का जो वेरिएबल है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू प्रिंट आउट करवाना चाहूँ, तो फिर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं परसेंटेज एफ लगा देता हूँ। और परसेंटेज एफ के बाद मैं यहाँ पर देखें कि पहले उसको बताता हूँ, मैं चूंकि पहले पाई की वैल्यू प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ इसलिए मैं पहले पाई लिख देता हूँ और उसके बाद मैं एवरेज की वैल्यू प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एवरेज लिख देता हूँ। तो ये जो पहला जो मेरे पास वेरिएबल है वो यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा, सेकंड एवीजी यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा और इन दोनों का जो एडिशन है वो यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमें यहाँ पर जो जवाब मिल रहा है वो एग्जैक्टली इसके मुताबिक मिल रहा है, एडिशन ऑफ 3.14 एंड 78 पॉइंट दिस और आगे दिस। आप यहाँ पर इसको मजीद रीडेबल फॉर्म में लिख सकते हैं इस, तो ये मजीद जो है वो ये रीडेबल फॉर्म के अंदर आ जाएगा कि एडिशन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। इसी तरह से ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है इसकी भी जगह पर अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ इनकी वैल्यूज तो मैं वैल्यूज को प्रिंट आउट कर सकता हूँ। चूंकि नंबर 1 जो है ये इंटीजर टाइप का है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा परसेंटेज डी, और ये जो पाई है ये चूंकि परसेंटेज ये फ्लोट टाइप का है इसलिए मैं यहाँ पर लगा दूंगा परसेंटेज एफ। और उसी के मुताबिक यहाँ चूंकि मैंने परसेंटेज डी लिखा लिहाजा मैं पहले नंबर 1 की वैल्यू उसको बताऊंगा, पहले नंबर 1 का जो वेरिएबल है वो इसकी जगह पर आएगा और उसके बाद फिर मैं उसको लिखता हूँ पाई, तो पाई की जो वैल्यू है वो इस परसेंटेज एफ की जगह पर आएगी। ये आपने इसको चेंज नहीं करना वरना हमारी जो वैल्यूज हैं वो आउटपुट हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी फ्लोट के अंदर हमें नजर आएगा। तो ये देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ 45 एंड 3.14, तो उनके जो नाम हमने लिखे उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज आ गई। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ये डिमॉन्स्ट्रेशन जिसमें मैंने आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि printf जो फंक्शन है उसका जो सेकंड फॉर्मेट था वो ये था कि अगर आप स्ट्रिंग के साथ साथ उसको किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ
फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन कर सकते हैं, लाइक %d या %f या %c या %s, और उसके बाद फिर आपने उसको जो सेकंड आर्गुमेंट देना है वो आपने अपने वेरिएबल्स के नाम मेंशन करने हैं कि वो कौन से वेरिएबल्स होंगे। हर फॉर्मेट स्पेसिफायर के अगेंस्ट आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। आप अगर चाहें यहाँ पर स्ट्रिंग पास करना तो आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपने वो फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करते हैं और फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं, जबकि वेरिएबल्स के नाम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास से बाहर दिए जाते हैं, और इनमें आपने कॉमास लाजमी लगाना है, वरना कंपाइलर यही समझेगा कि ए वेरिएबल का नाम नहीं बल्कि ए भी एक वेरिएबल का नाम है। अगर आप स्पेस मेंशन करेंगे तो यहाँ भी एरर जो वो जनरेट करके आपको दिया जाएगा। लिहाजा हर वेरिएबल नाम के बाद आपने कॉमा लगाना है, और कॉमा के बाद फिर आपने सेमीकोलन के साथ उसको टर्मिनेट कर देना। तो इस तरह से जो हमारे पास printf का जो सेकंड फॉर्मेट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सेगमेंट। वीडियो देखने का शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लाइक करना और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आपका मेजबान उस्मान अहमद आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।